मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मैंने एक फूल जो सीने पे सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। जिंदगी भर मुझे नफरत सी रही अश्कों से, मेरे ख्वाबों को तुम अश्कों में डुबोते क्यों हो? जो मेरी तरह जिया करते हैं कब मरते हैं। थक गया हूँ मुझे सो लेने दो, रोते क्यों हो? सो के भी जागते ही रहते हैं जाबाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। मेरी दुनिया में ना पूरब है ना पश्चिम कोई, सारे इंसान सिमट आए खुली बाहों में। कल भटकता था मैं जिन राहों में तन्हा तन्हा, काफिले कितने मिले आज उन्हीं राहों में, और सब निकले मेरे हमदमों हमराज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। Inauguration of the Inspiration Park, a park which is dedicated to all the great freedom fighters. And we are very fortunate that today, thank you ma'am. I now request Honorable MD Sir, Dr. P.S. Sudhin, to please welcome Dr. O.P. Gupta, MD, Agarsen Girls College, to the inauguration of the Thank you, sir. And now I hand over the stage to Mr. Sandesh Tyagi. आदरणीय सूदन साहब, इस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन के सूत्रधार रीना चिंपा जी और जितने भी यहाँ डिग्निटरीज मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम का हिस्सा मुझे बनने का एक अवसर मिला, और वो इस परिवार का एक औपचारिक रूप से तो सदस्य नहीं हूं, लेकिन अनौपचारिक रूप से मैं उतना ही सदस्य हूं जितने इसके औपचारिक रूप से सदस्य हैं। मुझे कहा गया कि आप इसके संबंध में कुछ बात करें, और मुझे जिस समय कहा गया उससे कुछ देर पहले मेरी बात अभी हो रही थी, तो हम इस बात पर सारे सहमत थे
कि अलग अलग जगह, मैं भी 50 जगह गया हूँगा, सुदन से सारी दुनिया घूमे हैं। जिन लोगों ने ये मूर्तियां बनाई, उन्होंने न जाने कितने इंस्टीट्यूशंस के लिए मूर्तियां बनाई होंगी, कितने लोगों की मूर्तियां बनाई होंगी, लेकिन हम सारे के सारे इस बात पर सहमत थे कि ये हमारे सबकी जानकारी में इस देश का पहला ऐसा इंस्पिरेशन पार्क है जो गैर सरकारी रूप से अपने शहीदों की प्रतिमाओं को लगा रहा है। ये लोजगे के लिए फख्र की बात नहीं है, ये हमारे लिए, हमारे शहर के लिए फख्र की बात है कि हम उस जगह का हिस्सा है जहां नोजगे स्कूल है, जहां ऐसी सोच है कि और सारे पार्क होते हैं, लेकिन मुझे ये शब्द भी बड़ा खूबसूरत लगा, इंस्पिरेशन पार्क। पार्क अपने आप में इंस्पिरेशन देता है आपको घूमने की, फिरने की, खुली हवा में सांस लेने की, अच्छे फल पौधों को देखने की, लेकिन एक ऐसी इंस्पिरेशन जहां इस प्रत्येक फोटो के आगे एक बच्चा खड़ा है। और अभी कुछ देर पहले बात हुई मेरी सचिन जी से, जिन्होंने ये मूर्तियां बनाई हैं, जिनकी टीम ने बनाई है, उन्होंने एग्जैक्टली वही वर्ड कहे जो मैं आपसे कह रहा हूं इन्वर्टेड कॉमास में, कि सर जो ये बच्चे यहां खड़े हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि उनको कैसी वाइब्स आ रही हैं, तो उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो इस समय कैसा महसूस कर रहे होंगे इन प्रतिमाओं के सामने खड़े हुए। जब ये चर्चाएं चलने लगे, जिन लोगों की प्रतिमाओं के सामने हम खड़े हैं, वो हमारा सौभाग्य है कि हम उनको प्रतिमा के रूप में भी देख पा रहे हैं। जो स्थितियां हैं और आने वाली पीढ़ियां पता नहीं किस तरीके से याद करेंगी कि नहीं करेंगी, लेकिन कुछ चीजें हमारी ड्यूटी बनती है, हमें वो करनी चाहिए। जब ये देश आजाद हुआ तो ये बच्चे जितने बैठे और इनके जरिए इनके घरों तक बात जाएगी, इनके जरिए आपके पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन में बात जाएगी। आप किसी के भी सामने ऐसे निकल के देखें, इसके बाद आप देखेंगे उम्र ही कुछ नहीं है जिसमें हम आजकल ये कहते हैं कि ये कोई उम्र है, अगर गलती हो जाए तो हमारा ये धारणा होती है कि चलो इस उम्र में गलतियां हो जाती हैं, इस उम्र में महानताएं भी हो जाती हैं, इस उम्र में इतने बड़ी शहीदी भी हो जाती हैं। ये वहां जाके पता चलेगा कि इस 10 प्रतिमाओं में 17 साल से उम्र शुरू होती है और 30 साल पर खत्म हो जाती है। ये उम्र ख्वाब देखने की उम्र है, ये उम्र जिसको हम मान रहे हैं, ये उम्र अपने कैरियर की चिंता करने की उम्र है, ये उम्र अपने जीवन के लिए सपने सजाने की उम्र है। लेकिन ये लोग वो हैं जिन्होंने इस परिपाटी को तोड़ा, इस धारणा को तोड़ा कि इस उम्र में केवल ख्वाब बुने जा सकते हैं। इन्होंने करके दिखाया कि इस उम्र में ख्वाब बुने नहीं जा सकते, ख्वाब साकार भी किए जा सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने, और एक में और बात, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा है कि अब बहुत से नाम ऐसे 27 साल, 28 साल, 30 साल, आप उनकी उम्र के कारण, उनके हौसले के कारण ये न माने कि दिल में जज्बा जाग गया होगा और फांसी पे चढ़ गए होंगे। राम प्रसाद बिस्मिल 30 साल की उम्र में फांसी हो गई और 11 साल की उम्र में उस आदमी की पहली किताब छपी थी। वो ऐसे ही हौसले वाले लोग नहीं है कि किसी ने चढ़ाया, झाड़ के पेड़ पे चढ़ गए, चलो चले जाओ, किसी जुलूस में शामिल हो गए, हो जाओ। ये वो लोग हैं जो वैचारिक रूप से पुष्ट थे। 30 साल की उम्र आने तक 11 किताबें रामप्रसाद बिस्मिल की छप चुकी थी। ये वो लोग हैं जो वैचारिक स्तर पर इतने मजबूत हैं कि पहली किताब छपने के बाद उस किताब से जो कमाई होती है उससे अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार खरीदते हैं। वैचारिक तौर पर अगर आप भगत सिंह को पढ़ेंगे तो भगत सिंह पूरी की पूरी विचारधारा का नाम है। वो 23 साल की उम्र में सड़कों पर रोजगार करने वाले, बेरोजगारी के जो लोग हैं या रोजगार की तलाश के जो लोग हैं, वो किसी प्रोपेगेंडे में फंस के जो भटक गए, वो लोग हैं। भगत सिंह वो आदमी नहीं। भगत सिंह के आप पत्र पढ़ेंगे, भगत सिंह की आप जीवनी पढ़ें, शिव शर्मा की लिखी हुई, आप उसमें पढ़ेंगे कि भगत सिंह वैचारिक तौर पर दुनिया के किसी भी विचारक से बड़ा विचारक है। और किस उम्र तक? मात्र 23 साल तक। तो ये लोग वो नहीं है जो कहीं किसी ने कहा आप चलो, एक जुलूस में शामिल हुए, गोली चलाई और पता नहीं था अपने परिणाम का। ये वो लोग हैं जो नहीं पढ़े, लेकिन भगत सिंह बिस्मिल के बारे में कहते हैं कि वो आदमी पढ़ नहीं पाया, लेकिन जब उसने अर्जी दी, जब उसका केस को उसने प्लीड किया, तो जज को ये कहना पड़ा और उससे पूछना पड़ा कि आपकी एप्लीकेशन लिखी किसने है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है। लगता तो ये कि आप बहुत बड़े वकील से लिखवा के लाए। ये इतने इंटेलिजेंट लोग,
जो वहां वकीलों को भी नाको चने चबा रहे हैं, ये वो लोग हैं। मैं ये बात कहना इसलिए चाहता हूं कि भगत सिंह को, अशफाक उल्लाह खान को, बिस्मिल को केवल इसलिए याद न किया जाए कि ये लोग फांसी पर चढ़ गए, इसलिए याद किया जाए कि वो होश में फांसी पर चढ़ गए। वो किसी के द्वारा मिसगाइडेड नहीं थे, वो किसी ग्रुप का या किसी प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं थे। उनका थॉट क्लियर था, उनका विचार क्लियर था, और उनको ये समझ में आया हुआ था कि ये तरीके हैं। वो भड़कने वाले लोगों में शामिल नहीं थे। भगत सिंह को उसके हौसले के कारण याद किया जाता है, अलग बात है, लेकिन भगत सिंह को उसके तर्क के कारण याद किया जाना चाहिए। हमें इन लोगों से न केवल ऐसी प्रेरणा लेनी है, बल्कि ऐसी भी लेनी है कि आप जब उनको पढ़ो तो बेटा पढ़ना कि भगत सिंह जो थे वो केवल फांसी पर चढ़ने के कारण अमर नहीं हुए, वो इस देश के अंधविश्वासों से लड़ने के कारण भी अमर हुए। वो इसलिए भी अमर हुए कि तर्क पर जो चीज चलेगी उसको मैं मानूंगा और बाकियों को मैं नहीं मानूंगा। अंतिम बात कह दो, क्योंकि आज और भी आपको इनके बारे में जानने की उत्कंठा है, वहीं जाके जानेंगे। जब ये प्रोसेस चला, काफी टाइम हो गया, जब ये मूर्तियां बननी शुरू हुई तो मेरी सर से बात हुई, और फिर ये हमने पूछा, मैंने कहा सर कौन कौन से सिलेक्ट किए लोग? उन्होंने नाम बताया, ये लोग सिलेक्ट किए, ऐसे ऐसे विचार विमर्श हुआ। ये एक प्रतीक है, ये पूरी आजादी का संग्राम नहीं है। इसलिए ये भी मान के न चले कि ये लोग जो यहां पर प्रतिमा जिनकी नहीं लग पाई, उन लोगों का आजादी में योगदान नहीं था। इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटेड, ईच एंड एवरी फ्रीडम फाइटर इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। उसकी वजह यहां लगने की सिर्फ ये है कि कुछ लोगों को जानने के लिए, उनके इतिहास को जानने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन को जानने के लिए आपको एक प्रोसेस से पढ़ना पड़ता है, उसके लिए एक समझ डेवलप करनी पड़ती है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन की घटनाएं इस तरह की होती हैं कि आप केवल उस घटना को देख लें और आप मोटिवेट हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनको समझने के लिए आपको कोई विशेष पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। जब भगत सिंह का नाम लिया जाता है तो अपने आप एक दिशा में सोचना शुरू करते हैं, आप उसके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका जीवन अपने आप में एक उदाहरण है। आपको उदाहरण किताबों में खोजने की आवश्यकता नहीं है। गांधी उतना ही बड़ा रोल है, नेहरू उतना ही बड़ा रोल है, लेकिन उनको समझने के लिए आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। भगत सिंह को समझने के लिए आपको भगत सिंह नाम लेना काफी है। अशफाक उल्लाह खान को समझने के लिए आपको केवल उन्हीं को समझना काफी है। अंतिम बात, ऐसा नहीं था कि जीवन में रस नहीं था, ऐसा नहीं था कि जीवन में आनंद नहीं आ रहा था और फ्रीडम फाइटर के लिए चल पड़े। इतने बड़े शायर थे रामचंद्र, ये बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, और मुशायरे में उसमें एक सभा में मुलाकात होती है, शेर पढ़ा, अशफाक उल्लाह खान को लगाया बहुत बढ़िया शेर है कि अच्छा कहां मिलोगे? बहुत बढ़िया शेर कहते हो आप, मेरे भाई ने बताया था कि आप बहुत अच्छे हो, कहां मिलोगे? अशफाक उल्लाह खान से वो कहते हैं कि इस मीटिंग के बाद आर्य समाज मंदिर में आ जाए। वो आर्य समाज मंदिर जाते हैं, घर वाले रोकते हैं कि वहां नहीं जाना, और वो आदमी है कि उसको लगन लगी है कि मुझे बिस्मिल से मिलना है, वो इतना बढ़िया शेर कहता है। वहां जाते हैं, मुलाकात होती है, 10 मिनट में वो उसकी पार्टी के मेंबर हो जाते हैं। डिसाइसिव नेचर है, डिसीजन का नेचर है। इसलिए हमें अगर इन लोगों से सीखना है तो केवल एक चीज नहीं सीखनी, इन्हें समग्रता में सीखना पड़ेगा। भगत सिंह को समझने के लिए हौसले के साथ तर्क लेना पड़ेगा, आपको इंटेलिजेंस देखनी पड़ेगी, आपको पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा, और तब इस तरह के प्रतीक और बनेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और बधाई सर को नहीं दे रहा, बधाई आप सबको दे रहा हूं और अपने आप को दे रहा हूं कि हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके, और हम उस शहर में, उस जगह मौजूद हैं जहां एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अपने वास्तव में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है और इस तरीके से उसको वो अदा करने की कोशिश करता है। मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. Beautifully said. A big round of applause for Mr. Sandesh Tyagi. Thank you so much, sir. You really reflected the sentiments and the hearts of each and every person who is sitting over here. And now, I invite Mrs. Bhavna Kathak to pay a musical tribute to the freedom fighters of India.
वतन को जगा कर जो खुद सो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मुझे सौगंध भारत, भारत है मुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। ये सम्मान है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। Thank you, Bhavna ma'am, for portraying it so beautifully. A big round of applause for Mrs. Bhavna Katak. And now I request District Excise Officer Mrs. Reena Chopra to please come on the stage and address the audience. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। इलाही वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, तब अपनी ही जमीन और अपना आसमान होगा। वो अपनी जमीन, वो अपना आसमान और ये आजाद फिजा, जिन लोगों की वजह से, जिन शहीदों की वजह से
हम आज इस आजाद भूमि में बैठकर इस तरीके से ये दिन बना रहे हैं, उसके लिए इन शहीदों को नमन, इस धरा को नमन। और सूदन सर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने जिस चीज पे काम किया है सर, उसका प्रभाव आपको आने वाले 2-3 सालों में ही दिखने लग जाएगा। बेसिकली हम तथ्यात्मक ज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम प्रतिदिन ज्ञान विज्ञान की बातें करते हैं, नए नए आविष्कारों की बातें करते हैं, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ते हुए जिन चीजों को हम पीछे छोड़ चुके हैं वो ये लोग हैं। शायद आज की पीढ़ी जानती भी नहीं होगी कि इस आजादी के लिए कितनी बड़ी कीमत कितने घरों ने, कितने लोगों ने, कितने सपूतों ने चुकाई है। और हम जिनके नाम जानते हैं वो केवल कंगूरे हैं इस भवन के। नींव में पता नहीं कितनी ईंटें दबी पड़ी है जिनके बारे में हम जानते तक नहीं हैं। तो यदि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बता पाएंगे तो वास्तव में हम समाज को, राष्ट्र को बहुत कुछ दे पाएंगे जो हमें देना चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग है, मैं साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ। नेताजी का चश्मा करके अच्छा सा लेसन लगता था, स्वयं प्रकाश जी ने लिखा था। छोटा सा प्रसंग है, आप सुने, इससे जोड़ पाएंगे बाद में आप। एक व्यक्ति था जो अपने काम के दौरान विभिन्न शहरों से यात्रा करता था। एक शहर से वो हमेशा गुजरता था। वहाँ की नगर पालिका ने एक चौक बनाया और चौक पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चश्मा लगा दी। चूंकि बजट कम था इसलिए गांव के स्कूल में जो शिल्प कला के टीचर थे उन्हीं को ये काम दिया गया। उन्होंने नेताजी की मूर्ति बनाई थी, बट नेताजी का चश्मा वो लगाना भूल गए थे। तो वहाँ एक व्यक्ति था जो चश्मा की दुकान लगाता था। वो हर बार एक फ्रेम नेताजी को पहना देता। उस व्यक्ति को बड़ी हंसी आई कि ये आइडिया तो अच्छा है। जब भी वो उस कस्बे से गुजरते, नेताजी का चश्मा हमेशा अलग मिलता। तो उन्होंने ये पूछा कि ये काम कौन करता है। तो वो गांव वाले जो थे ये कहते थे कि ये विक्षिप्त है, ये पागल है और ये काम करता है, ये नेताजी को हर बार चश्मा पहना देता है। लेकिन उस आदमी को ये अच्छा लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे आजादी के संग्राम में वो स्तंभ थे जिनकी वजह से ये यात्रा आसान हो पाई। एक बार वो जब आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो आदमी उसका देहांत हो गया जो हर बार नेताजी की चश्मा बदला करता था। फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैं उस मूर्ति की तरफ देखूंगा भी नहीं, आज मेरे को नेताजी बड़े बुरे लगेंगे क्योंकि नेताजी की चश्मा उनकी आंखों पे नहीं होगी। थोड़ी देर में उनकी नजर अनायास ही उस मूर्ति की तरफ जाती है तो वो देखते हैं कि सरकंडे की एक चश्मा एक बच्चे ने पहना दी थी नेताजी को। इसका तात्पर्य ये है, ये मूल्य जीवित रहते हैं। हमें ये लगता है कि ये जो काम है, आप ये मानिए कि वो जो हर बार चश्मा पहनाता था उसने नेताजी की वैल्यू उस बच्चे में दे दी जिसने उन्हें वो चश्मा पहनाई होगी। उस बच्चे को भी नेताजी बिना चश्मा के अच्छे नहीं लग रहे थे। तो सर आपको बधाई, ये जो चीज है ये बच्चे जब भी यहाँ से गुजरेंगे वो देखेंगे और वो इनके बारे में जानने को मजबूर होंगे जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इवन मुझे नहीं लगता कि अब पाठ्यक्रम में से भी इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पढ़ाया जाता होगा, बदलता रहता है। तो ये आपकी एक अच्छी सोच है, इसके लिए आप बधाई के पात्र। हम बच्चों में वो चीजें बीजारोपण कर पाएंगे जिन चीजों के लिए वास्तव में शिक्षा होती है। सर्वांगीण विकास समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, खुद के लिए, तो वो जो चीज है वो यहाँ से निकलेगी। और पुनः सर आप नए नए इसी तरह के इनोवेशन जो है करते रहें। आपने मुझे बुलाया उसके लिए मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। What a wonderful thought, ma'am. You really took us back to our 10th standard when we read this particular chapter. And I still remember that last part always brought tears to our eyes. Thank you so much, ma'am, for sharing your views. And now I request Dr. O.P. Gupta to please come on the stage and share his views. नमस्कार। डॉक्टर संदेश त्यागी जी और अभी मैडम शिल्पा ने अपने उद्बोधन में जो कुछ कहा उसके बाद मेरे पास ज़्यादा शब्द रह नहीं जाते। मैं तो डॉक्टर P.S. सूदन साहब की ये जो सोच है उससे अभिभूत हूँ। मैं भी डॉक्टर राजेश धिंगड़ा जी, हम पुराने साथी, मैं इनको कह रहा था, मैंने कहा सूदन साहब और हमने 30 साल से भी ज़्यादा
एक साथ महर्षि दयानंद कॉलेज में पढ़ाया है, और क्या सोच इनकी रिफाइंड हुई है। कहाँ हम अगर अपनी जवानी की बात को याद करें तो ये ऐसे दिमाग में तो बातें कभी हमारे आई नहीं। सुदन साहब को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा और अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं वो आगे आने वाली ये जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसको आप बहुत कुछ इतिहास के बारे में न केवल बताने जा रहे हैं बल्कि भविष्य में ये अपने देश के लिए किसी भी सीमा तक कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। इस पीढ़ी को ऐसा संदेश, ऐसा मैसेज आप दे रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए सुदन साहब का मैं फिर अभिनंदन करना चाहूँगा कि क्या कमाल का आइडिया आपके दिमाग में आया है। और इसकी शुरुआत ये हमारे पुराने गुरुदेव, इस इलाके के महान शिक्षाविद डॉक्टर मदन गोपाल जी, मैं तो इनका विद्यार्थी रहा हूँ स्कूल में। सुदन साहब तो शायद इनके विद्यार्थी कभी रहे नहीं, लेकिन इस महान शिक्षा जगत के इस शख्सियत को आपने जिस ढंग से इस प्रांगण में सम्मान दिया उसके लिए भी आप हार्दिक अभिनंदन के पात्र हैं। आपने आज इस कार्यक्रम में मुझे भी हिस्सा बनने का अवसर दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार। Thank you, sir. And now I invite Shri Rajkumar Soni ji to please come on the stage and share his views with the audience. आज के इस शानदार अनुष्ठान के लिए सुदन साहब, नोजगे परिवार को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे सामने बैठे मेरे पूज्य गुरुदेव गुप्ता जी, डॉक्टर संदेश त्यागी जी, भाई सुदन जी, आहूजा जी, नोजगे स्कूल का स्टाफ, मेरी माताओं व बहनों, मित्रों, मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं और सुदन साहब जब फूड कोर्ट में बैठे थे और हमारी ये चर्चा चली कि देश के जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां की और जिन लोगों का नाम इतिहास में नोइंगली हटाया गया, छापा नहीं गया, ऐसे वीर क्रांतिकारियों को एक स्मारक या ऐसा एक स्थान बनना चाहिए जो कि पूरे विश्व में चर्चित हो। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि बच्चों को पिछले करीब 65 साल से साहित्य में, इतिहास में, किताबों में इन क्रांतिकारियों के बारे में नहीं पढ़ाया गया होगा। चाहे वो शहीद भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, अशफाक उल्लाह खां है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है, दुर्गा भाभी है, रास बिहारी बोस है, लाला हरदयाल है, लाला लाजपत राय है, वीर सावरकर है, कितने लोग हैं। मैं पिछले दिनों प्रयागराज गया था और मुझे उस अल्बर्ट पार्क में जाने का अवसर मिला जहां चंद्रशेखर जी ने अपने आप को शहीद किया था। मित्रों, उस धरती में बैठकर, उस जगह पर बैठकर लगा कि निश्चित तौर पर ये लोग हैं जिनके कारण देश को आजादी मिली है। कोई चरखा और तकली काटने से देश आजाद नहीं हुआ मित्रों। ये जो आजादी मिली है ये इन शहीदों के कारण मिली है। किसी का भी इतिहास उड़ा कर देख लो। वीर सावरकर, मैं जब देखता था मोदी जी को कि अंडमान की काल कोठरी में मोदी जी वीर सावरकर कोठरी में जाकर 2 घंटे बैठकर उसको प्रणाम करते रहे, वहां बैठे रहे उस छोटी सी कोठरी में जहां वीर सावरकर ने अपने आजीवन कारावास की सजा काटी थी, जिनको जीवन में 2-2 आजीवन कारावास हुए। शहीद भगत सिंह को देख लो, अशफाक उल्लाह खां केवल 27 साल का था। कैसी सोच के लोग। सुदन साहब, ये दुनिया में आज के बाद आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आपने जो काम किया है इस पृथ्वी पर यह पहला काम हो रहा है पूरी दुनिया में
मुझे आज भी याद है जब अटल जी यहाँ सूरतेल हवाई अड्डे पर आए थे, 2000 के आसपास की बात है, तब भी हमने कहा था कि मैंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बहन को चावड़ी बाजार में चाय का खोखा लगाते हुए देखा है, लेकिन उसकी संभाल किसने की? मदन लाल खुराना ने और अटल जी ने। निश्चित तौर पर उनको दुकान भी दी, रहने के लिए मकान भी दिया, कारोबार के लिए पेट्रोल पंप भी दिया। इसलिए मित्रों, इस स्कूल के और जहां जहां भी ये संदेश जाएगा, जो भी इन तस्वीरों को देखेंगे, इनका इतिहास पढ़ेंगे, तो उसको देश के लिए प्रेरणा मिलेगी, देश की कुर्बानी के लिए प्रेरणा मिलेगी। सुदन साहब, आपको बड़ा आभार व्यक्त करता हूं, और आपने तो पूरे देश की बात कर दी है। तो देश में जगह जगह ऐसा होना चाहिए था, उसकी शुरुआत नोच के स्कूल से हुई है। वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। Thank you, sir. And now I invite Honorable MD, sir, Dr. P.S. Sudham, to say a few words. इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मेहमान, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की। आज़ादी की जो अहमियत है, हमको पीढ़ी को रूबरू कराना है। आज़ादी का जो ये कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, 400-500 साल ही पुराना है। इससे पहले तो पूरी ह्यूमैनिटी आज़ाद नहीं थी, विभिन्न प्रकार के फोर्सेस द्वारा कंट्रोल थी। रूसों ने बहुत पहले कहा था कि आदमी पैदा तो फ्री होता है, लेकिन जल्दी ही उसको चेन्स में बांध दिया जाता है। तो आज़ादी का जो ये कंसेप्ट था, ये शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू हुआ, और उसके बाद इन नौजवानों ने, बच्चों ने, जो ज़्यादातर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन के सदस्य थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के ज़्यादातर चेले थे, चंद्रशेखर भी, आज़ाद भी बहुत सीनियर थे। ये मदन लाल धिंगड़ा जो अमृतसर से थे, शायद वो उनके फादर डॉक्टर थे, इनको इसलिए यहाँ से बाहर भेज दिया गया कि इनकी आज़ादी के जो विचार थे काफ़ी खतरनाक थे। इनके फादर काफ़ी लॉयलिस्ट थे ब्रिटिशर्स के। इंग्लैंड में भी जाकर इन्होंने जिस तरह से कर्मिंगम का शहीद उसका मर्डर किया। तो आज़ादी का जो जज्बा था, ये शंकर महाले सिर्फ 18 साल 1 महीने के थे। तो ये बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं वो महसूस करेंगे कि 18 साल का बच्चा किस जज्बे के साथ शहीद हो रहा है, माफ़ी नहीं मांग रहा है। उसके सीने में कौन सी आग जल रही थी? खुदीराम बोस हैं, उस आईजी को मारने निकले थे, जो कि बहुत, यानी ये रोंगटे खड़े करने वाली कहानियाँ हैं कि जो आज़ादी के जितने भी लोग थे, जो उसकी जेल में जिनको तंग किया करता था। मदन लाल धिंगड़ा इतनी अच्छी बड़ी रिच फैमिली से लंदन में जाके पढ़ रहे थे, वहाँ जाके इन्होंने वो किया। चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे कि गोलियाँ चाहिए, जितनी मर्जी आए, तो या तो गोलियाँ होंगी या मैं आज़ाद रहूँगा। राजगुरु भगत सिंह, जो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। सहदेव, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, जो सबको ही गाइड करते थे, जिनके मित्र अशफाकुल्ला खान साहब, इनके बारे में भी संदेश जी ने बताया। उधम सिंह, देखिए आपने मूवी देखी होगी, रोंगटे खड़े करने वाली मूवी थी कि किस जज्बे से वो इंग्लैंड में जाके टायर को मारना चाहता था, जलियांवाला बाग की आग उसके सीने में जल रही थी। कहने का मतलब है कि ये जो शहीद थे, ये इतने ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं, रोंगटे खड़े करने वाले हैं कि हम लोगों को आज़ादी की जो अहमियत है वो इन लोगों की जीवनियों से समझ में आती है। तो मेरे जो हम
मित्र हैं, आपस में मिलते रहते हैं, तो ये जिक्र होने लगा कि बच्चों को इस तरह का एक्सपोजर दिया जाए कि रोज आकर इनको देखें। तो ऐसी चीज़ें जैसे अभी ईना जी ने कहानी सुनाई, ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जहन में प्रभाव डालती हैं, और इस तरह के पार्क में अगर ये अक्सर आते रहे तो इस तरह की भावनाएं इनके मन में बैठ जाएंगी। और अगर हम लोग वैल्यूज को इनकलकेट करके बच्चों को यहाँ से निकालते हैं तो बाकी का रास्ता उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। जिन बच्चों के अंदर वैल्यूज हैं, जिन बच्चों के अंदर में कोई मकसद है, कोई थाट है, तो वो नेचुरली एक कॉन्शियस लाइफ लीड करता है। फिर वो अपने जीवन का अच्छा बेहतर रास्ता खुद ही तलाश कर लेता है और समाज का एक बहुत ही कंट्रीब्यूट करने वाला व्यक्तित्व बन जाता है। तो यहाँ हजारों बच्चे आते हैं, उनके जीवन पर कुछ इन महान हस्तियों का प्रभाव पड़े, यही इस पार्क का उद्देश्य है। अभी करीब इसमें 30 स्टैचू लगेंगे, अभी और लग रहे हैं। अभी राजा राम मोहन राय का भी मैंने अभी उनको, राजा राम मोहन राय की जीवनी देखी है आप। उस व्यक्ति ने उस जमाने में 1722-23 में जब वो यहाँ विलियम बेंटिक थे, उसमें क्या हालत थी हमारी सोसाइटी की, हमारे समाज की। हम लोग इतने ज़्यादा अंधविश्वासों से घिरे हुए थे, तो इन्होंने अपनी भाभी को बड़े सेरेमोनियसली तरीके से जलाते हुए देखा था। सती प्रथा, बच्चियों को जला दिया जाता था। तो इतना भयंकर कृतियों से निकालने वाले ये लोग, चाहे वो रनाडे थे, चाहे राजा राम मोहन राय थे, किस तरह से अपनी ही भाभी को जब चलते हुए देखा है मैंने 17 साल की उम्र में, तो 17 साल की उम्र की भाभी को तो इन्होंने गिड़गिड़ाए लोगों से कि भाई ये नहीं करो। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने हमको इस उससे निकाला है, सामाजिक कृतियों से निकाला है, ये सब लोग भूले नहीं जाने चाहिए, ये हमेशा हमारे जहन में रहने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जो कुछ भी कर सकते हैं, और ये इंस्टीट्यूशन का एक मुझे लगता है कि बेसिक एम भी है। एजुकेशन का बेसिक एम तो यही है कि हम लोग वैल्यूज भरें बच्चों को। बाकी तो बच्चे पढ़ लेते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैथमेटिक्स पढ़ने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये विषय पढ़ने में कोई ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा कोई वो नहीं है। अगर इनके अंदर वो जज्बा है एक अच्छा इंसान बनने का, तो वो सब कुछ अपना आप ही कर लेता है। तो मुझे लगता है कि अगर इनके अंदर ये फीलिंग्स हम भर देते हैं तो टीचर्स की आधी मेहनत तो अपना आप ही ख़त्म हो जाएगी। वो खुद ही पढ़ने लग जाएंगे, खुद ही महसूस करने लग जाएंगे कि उनके अच्छे रास्ते की तलाश में वो खुद ही निकल पड़ेगी। तो यही इसका एम है। और सबसे पहले आप देखेंगे कि इनके पीछे जो पेंटिंग्स लगी हुई है वो किस भावना से बनाई गई, इन्हीं बच्चों ने बनाई है जो अभी आपके सामने इनको इसके बारे में बात भी करेंगे। तो आप सोचिए जिन्होंने ये तुलिका चलाई होगी और ये बनाए होंगे, तो उनके कितनी कहानियाँ उनके दिलों से गुजरी होंगी, कितनी फीलिंग्स गुजरी होंगी। कभी कभी तो उनको देख के रात को मुझे रोना आ जाता है। आई रियली फील क्राइंग। एक 18 साल का बच्चा किस तरह फांसी चढ़ा होगा, और आप सोचिए उसके माँ बाप की क्या हालत हुई होगी। जस्ट इमेजिन उस रात को जब भगत सिंह को एक बेवक्त लटकाया गया फांसी पर, किस तरह से उसके पेरेंट्स क्या कर रहे होंगे लाहौर में, उसमें वो क्राउड बाहर क्या कर रही थी, लोगों के दिमाग में क्या वो था, क्या फीलिंग्स थी, क्या जज्बा था। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के बारे में नहीं तो हमारे तो वहाँ से बहुत भयंकर इलिटरेसी थी, भयंकर पॉवर्टी थी, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन इन लोगों ने एक नई लाइट दी इस सोसाइटी को, इस समाज को। और हमको इस रोशन जी इतना अच्छा बोल कर गए हैं, तो आप लोगों का मैं पुनः धन्यवाद कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे ख्याल बच्चे अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो प्लीज़ बच्चों प्लीज़ सबको बताओ उनके बारे में, अपनी पेंटिंग्स के बारे में भी जरूर बताइएगा। Greetings everyone, myself Anhel Shetty.
Today, the statue in front of you all is of a revered revolutionary Shankar Mahale. Shankar Mahale was born on 18 January 1925. He joined Quit India movement at the age of 70. His father, Dajiba Mahale, was shot to death by a policeman. In the retaliation, Shankar and his colleagues raided the Nagpur police station. They raided the Nagpur police station on the night of 13th August 1942. They raided the Nagpur police station armed with batons, resulting in the death of a policeman. As they seized arms and bullets, they were surrounded by the police reinforcements and eventually captured. Shankar and his colleagues were put on trial, facing the capital punishment. Shankar claimed that he was the only one responsible for the death of the policeman. Ultimately, Shankar was sentenced to death and his colleagues were sentenced to life imprisonment. On January 19, 1943, at the early morning in Nagpur Central Jail, Shankar was hanged at the early age of 18. His consecutive sentences committed after the Republic of India was formed. Thank you. Very good evening to everyone. I am Angel of class 10M and I would like to represent my thoughts. And I am very thankful for everyone for giving me the opportunity. The world history is nothing but the biographies of great men. So today I would like to share a story about not just a leader but a great man with full of intelligence, wisdom, passion, patience and bravery, who is the youngest martyr of the Indian independence movement. Shri Shahid Khudram Bose was hanged at the age of 18 with a copy of Gita in his hands. He was born in Bengal, and on 16th of October 1905, when Bengal was divided by Lord Curzon, this incident infuriated the young man to become an activist and participate in the freedom struggle. He joined the Anshulan Samiti just at the age of 15 years, and the Calcutta Presidency Magistrate Douglas Kingsford, when released vivid contrasting statements against the nationalists, he was regarded to assassinate the judge, and so afterwards the Britishers fought against him and he was hanged just at the age of 15. When at the age of 18 years, we teenagers blossom and dream to live our lives, this young activist became a martyrdom for the whole society, for the lives of thousands of people. I really salute to the young man and I'm really thankful to everyone. I am Tesha Nagpal, a proud student of 10th M. Born at the heart of Amritsar, Madan Lal Bhimrao was no ordinary soul. He went to England to pursue his education, but his education was intertwined with a deep mission, a mission to free India from the oppression of Britishers. In London, he found his few convents, but Mr. Bhimrao was no mere tracker. He took a deep step and freed India. The assassination of a British officer by Mr. Bhimrao was his resounding message of defiance. Mr. Bhimrao is not only known for his work in revolutionary actions, but also he was a dedicated member of serving societies such as Abhinav Bharat. His trial was his testimony of his unwavering strength. I am ready to shed my tears for my motherland. In inaugurating the statue today, we don't only remember his past, but also we are igniting a flame to illuminate our paths forward. Jai Hind. Does not rage, then it is water that flows in your vein. Said by Chandrasekhar Azad. Good evening everyone. I, Cheshta, is today very proud to stand in front of the great martyr statue Chandrasekhar Azad. You are all aware of Chandrasekhar Azad. His real name was Chandrasekhar Tiwari. He was born in the Bhapar village of Madhya Pradesh on 23rd of July 1906. He, at a very young age of about 15 years, involved himself in the non-cooperation movement which was started by Mahatma Gandhi and participated in other revolutionary activities also. He was then arrested by the British officers and was presented in front of the magistrate.
The magistrate asked Chandrasekhar about his name. So he replied with a proud voice, Azad. His father's name as Swatantra and his birthplace as jail. He was involved in many robberies, but those robberies were for the Hindustan Republican Association, which he later transformed into the Hindustan Socialist Republican Association, along with Bhagat Singh and many other members. This great revolutionary leader showed himself in the Elephant Park of Allahabad. Really, he was such a great martyr. For his nation, he himself shot. एक गोली हम खा लेंगे, आजादी हमारी है, हमारी ही रहेगी। आजादी तुझसे आज दो बात कर ले, जो मिटे तेरी डगर में, आज उनको थोड़ा सा हम याद कर ले। धन्यवाद। In the bottom, I have shown Central Assembly incident. Bhagat Singh that threw the bomb inside the Central Assembly, and in the left side I have shown Bhagat Singh and Rajguru shooting police officer named Sanders, and in the bottom, in the background I have shown three patriots that are Rajguru, Bhagat Singh and Sukhdev. Nearby, 92 years ago, on March 23, 1931, Bhagat Singh, Sukhdev Thapar and Shivram Rajguru marched to the gallows of Rampur jail with smiles on their faces and Inqilab Zindabad on their lips. Good evening, ladies and gentlemen. I am Hiral Sharma from class 10th G. I am here to talk about Shivram Rajguru, who streaked like blazing meteors across the anti-colonial nationalist sky. In February 1928, the Simon Commission arrived in India, which agitated the people. In the resulting protest, the veteran leader Lala Lajpat Rai was killed. In response, the patriots killed the Assistant Superintendent Police Officer John Saunders, and the British Raj captured them and executed them all on March 23, 1931. Shivram Rajguru was only 22 years old by that time. Good evening everyone. Today Aijaz Noor of class 10th G is standing before you to shed light on one of the greatest contributions by Bhagat Singh. Bhagat Singh was born on 28 September 1907 from a village called Punjab. He was at a young age, he was very from a pure village from Punjab. When he by the end of 23rd March 1931, Bhagat Singh. By the end of 23rd March 1931, Bhagat Singh enriched his name into the Indian history. Thank you. भारत माँ से प्यार क्या है, वह उस दिन हमें दिखा गया। भारत माँ से प्यार क्या है, वह उस दिन हमें दिखा गया, जब सुखदेव थापर आगे बढ़ा और हंसकर फांसी लगा गया। 2 पल के लिए भी उसका दिल ना घबराया था, 2 पल के लिए भी उसका दिल ना घबराया था। वो आगे बढ़ा और बोला, मुझे तो भारत माँ ने बुलाया था, मुझे तो भारत माँ ने बुलाया था। Good evening everyone. This is Khushi Arora here, and today I feel so blessed to represent one of the greatest personality, the greatest hero of India, Sukhdev Thapar. He was born on 15th May 1907 in Ludhiana, Punjab. And the real story begins when in 1928, Lala Lajpat Rai was brutally beaten up and succumbed and eventually died. Young revolutionaries including Sukhdev Thapar, Bhagat Singh and Rajguru decided to take up the revenge. But unfortunately, due to a mistake, they killed a police officer, Saunders.
After that, on 23rd March 1931, a day that Indians will never forget, these three heroes were hanged and will always be remembered. At last, to remember the legacy of Sukhdev Thapar, we would just say, Inqilab Zindabad, Jai Hind, Jai Bharat. And today I would like to speak on Ram Prasad Bismil. Ram Prasad Bismil devoted his entire life for the cause of India's struggle. At the very early age, he clumped into the India's national struggle. He took to the firearms and revolution and fire revolution. When he was in 8th class, the Indian National Congress session was held in Lucknow. The Congress leaders wanted Bal Gangadhar Tilak should not be led into procession, but as the popularity of Tilak led to the heart of Ram Prasad Bismil, he and his fellow mates lifted Tilak on their shoulders and led out the procession. Ram Prasad Bismil was born in Shahjahanpur. He has faced many difficulties in his early life, but he took part in the Kakori conspiracy of 1925 and Mainpuri conspiracy of 1918. He also planned to rob the state treasury for purchasing arms and ammunition, but he was caught and hanged to death on December 19, 1927. To inspire the youth and to bring the feeling of patriotism in youth, he also wrote books like the Bolshevik program, How America Got Independence, and the Swadesh Rang. He was also a revolutionary poet. I will reborn again for my motherland again. Today I would like to talk to you about Ashfaqullah Khan. He was a martyr. He born on 22nd of October 1900. In 1924, he became a part of the Hindustan Republican Association. The main purpose of this association was to organize armed revolutions in order to achieve a free India. On 9th of August 1925, the revolutionaries of HRA looted the train carrying the state treasury and in Kakori near Lucknow. Eventually, he was captured by the police on 17th of July 1926. Then death sentence was given to Bismil, Ashfaqullah and a few others, and he was hanged on 19th of December 1927. He is remembered as a martyr and a legend among his people because of his love for his motherland, his clear thinking, unshakable courage, firmness and loyalty. Thank you. Vedanshi, and I would like to highlight the contribution of the great Shahid Udham Singh in the Indian freedom struggle. What greater honor can bestow on me than death for the sake of my motherland? This was the words of great Shahid Udham Singh. Born in Punjab, he was a great revolutionary and was greatly inspired by the ideals of Bhagat Singh. He was associated with Ghadar Party and Hindustan Socialist Republican Association. At the age of 20 in the year 1990, he faced the atrocities of British rule through Jallianwala Bagh massacre. He was so shook by the incident that he vowed to take revenge of it. The time came in the year 1940, after 21 long years, when he assassinated former Lieutenant Governor of Punjab, Michael O'Dwyer, by hiding a revolver in his book. But just after the assassination, he did not run away. Instead, he waited there for his arrest. Such was his courage, because he knew that his act of assassination was not a murderous one, but he wanted to spread the idea of revolution all over the land, and he was truly successful at it. Frightened by this purpose of Udham Singh, British government quickly completed his trial and sentenced him to death. As a result, on 31st of July 1940, one more son martyred for the sake of freedom of its motherland. Jai Hind. 11th Humanities. And I am Tanvika Arab, class 12th Humanities.
Warm wishes to everyone present over here. I am Niharika Chaudhary of Class 11 Humanities. And I am Tanvikara of Class 12 Humanities. Today, I stand before you to speak about a very motivating personality, Madan Gopalji. He is not only a name, but a beacon of hope, a symbol of selfless service. He obtained his master's degree in political science and history. He was a gold medalist in history. He was the principal of DAV School and former director of Maharishi Dayanand Educational Committee. He gave the first IAS officer to Sri Ganganagar district. He invested his whole life in quality education part. He made various professions like engineers, doctors, lawyers, etc. Today, the students taught by him are not only providing services to India but also to foreign nations. He devoted his whole life to his students. He remained unmarried all his life and worked only for education. His attachment to education is evident from that he used to manage fees of those needy children. He would move village to village to collect funds for school building so that he could educate those underprivileged students. He was a man of simple living but high thinking. Sri Ganganagar district will never forget his contribution towards education. Today he is not with us, but his presence is still felt. Thank you. Jai Hind. बड़े सप्लायर हैं जो इस तरह के स्टैच्यूज बनाते हैं और बड़ा आर्टिस्टिक काम है इनका, और जिस बारीकी से ये स्टैचू तैयार करते हैं, और पहले जब भी कोई स्टैचू बनाते हैं तो उसका बहुत ही प्रोटोटाइप में ये महीनों लगाते हैं और बड़ी बारीकी से उसको तराशते हैं, तभी वो इनके स्टैचू एकदम लाइव हो जाते हैं। तो इनका सभी पूरे देश में इस तरह की इनकी सप्लाई है, और ये हमारे एक रिक्वेस्ट पर ये हम बता रहे हैं, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद।